सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आपको वेलकम करती हूँ फिजिकल एकेडमी में। दिस इज शिवानी हियर एंड टुडे हम पढ़ने वाले हैं क्या, हमारा जो बैक की लेफ्ट सिलेबस था सॉलिड स्टेट का, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को फिजिकल एकेडमी में। प्लीज़ अपना कॉपी किताब खोल लीजिए एंड अगर आपको अभी तक नोट नहीं मिला है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी नोट मिल जाए। ठीक है, तो लेकिन आपको मेरा क्लास में 100% खुद से नोट बनाना होगा। मतलब थोड़ा थोड़ा रनिंग नोट, जैसे कि एक कॉपी मतलब एक अपना कॉपी खोल लीजिए, पेन में आपको जो भी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट करके लिखते रहिएगा। ठीक है, या फिर आपको कोई नया नॉलेज मिल रहा है या फिर आपको जो सीखने मिल रहा है जो आपको कभी पता नहीं था, मतलब पहले पता नहीं था लेकिन आज आपको नया सीखने मिल रहा है, उसको भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो उसको आप खुद से करेंगे। जो आपका रनिंग नोट होगा मैं ऑफिशियल नोट आपको भेज दूंगी। ठीक है ठीक है, तो चलिए, हमने क्या कवर कर लिया था, सॉलिड डिफेक्ट कवर कर लिया था। ठीक है, सॉलिड में कैसे कैसे डिफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने मैक्सिमम 80% सिलेबस सॉलिड स्टेट का ख़त्म कर चुके हैं। मैं एक सेशन आपको क्वेश्चन ले आऊँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ले आऊँगी, जहाँ पे आपको आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो सेशन में। ठीक है, तो ठीक है, आज हम पढ़ने वाले, और हाँ, हम पिछले लेक्चर में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होते हैं उसको भी हमने देख लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं हमने देख लिया था। 5 टाइप्स का मैग्नेटिज्म होता है: फेरो मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरी मैग्नेटिज्म, सॉरी एंटी फेरो मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। ये कैसे कैसे होते हैं आपको याद होगा तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है प्लीज जाके रिवीजन करके आइए। ठीक है, मैंने ये टीफर में भी आता है। ठीक है, गेट में भी आता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं आप लोगों को, आपके पास एग्जाम्स आपको देने हैं, आगे आगे आप जाकर जाम देने वाले हो। जाम तो फरवरी में हो जाएगा। फरवरी शायद दिसंबर में टीफर हो जाता है। टीफर मतलब TIFR, जो कि टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कंडक्ट करवाता है। ठीक है, हर साल कंडक्ट किया जाता है। अ, तो टीफर देने हैं आपको, गेट भी देना है आपको, MSc एंट्रेंसेस भी देनी है। तो ये सारे एग्जाम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल भी मत करना। एंड जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपकी सिलेबस में ही आ रहा है। ठीक है, तो सिलेबस में जो जो दिया है स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करके मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो उसको कोई भी किसी छोटा सा भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। जो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको सारे के सारे अच्छे से पढ़ना है। एंड नोट में, अगर मैं नोट की बात करूँ तो नोट में सिलेबस तो दिया है। सिलेबस में जो जो गिवन है वो दिया है। अपडेटेड सिलेबस में जो जो गिवन है, आपका जो 2023 का अपडेट सिलेबस आ गया उसके हिसाब से जो जो अ, मतलब पॉइंट्स था, जो जो कोर्सेस हमें कवर करवाने थे, जो जो पॉइंट्स, वो तो सारे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि हमारा कोई रिसर्च आ गया, कोई एक्सपेरिमेंट है हमारे नोट्स पे, एंड बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको नेगलेक्ट करना चाहते हो तो नेगलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जितना मैं आपको क्लास में पढ़ने के लिए बोलूँगी, जितना मैं क्लास में आपको PDF में से पढ़ा रही हूँ, उसी को आप चाहें तो उसी को आपको स्ट्रिक्टली पढ़ना है। एंड अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, या फिर अगर स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो स्लो लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपना जो वीडियो के सेटिंग में जाकर उसको स्पीड कर सकते हैं। अगर आपको PDF में क्लियर वर्ड्स दिख नहीं रहे हैं, जैसे कि ये जो लाइन है वो अगर आपको क्लियर नहीं दिखेगा तो आप अपना क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा। जब क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो चलिए और टाइम वेस्ट ना करके हम शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। ठीक है, तो एंड जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ
जो लोगों को हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि ये 100% बेस्ट कंटेंट गिवन हो रहा है आपको हमारे चैनल पे। तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप सेटिस्फाई हो हमारे कंटेंट से, तो आप लोग क्या करें, हमारा चैनल को लाइक करें, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। अगर आपका फ्रेंड कोई तैयारी कर रहा है, जो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम यहाँ पे फ्री कोर्स चलवा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई पेमेंट देने को नहीं पड़ रहा है, हम यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस कंटेंट्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका फ्रेंड कोई है जो कि जिसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो उसको आप प्रीफर भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल एंड उसके साथ साथ और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए हमारे सारे कंटेंट्स को पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है सॉलिड स्टेट में। देखिए, सॉलिड एग्जिबिट एन अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। जैसे कि अगर मैं मान लूँ तो ये कंडक्टिविटीज रेंज होता है 10⁻20 to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। Solids can be classified into three types on the basis of their conductivities. ये ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। मैं आपको एक काम करती हूँ, होमवर्क देती हूँ आपको, ये गूगल में या फिर अगर आपको पता होगा कि किसका यूनिट है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ जाके सर्च कीजिए कि ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स किस चीज़ का यूनिट है, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स का जो किसका रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट किसका किसका है, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास तीन तरह का सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁻2 to 10⁻7 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटीज, ठीक है। एंड ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। ये जो ऑर्डर है यहाँ पे गिवन है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो मेटल्स ऑफ कंडक्टिविटीज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻7 ओनवर्स आर गुड कंडक्टर, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? these आर द सॉलिड्स with very low conductivities ranging between 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स एंड इनवर्स, ठीक है। तो इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता। सेमीकंडक्टर में दीज आर द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज इन द इंटरमीडिएट रेंज। सेमीकंडक्टर में हल्का फुल्का करंट फ्लो करता है, लेकिन कंडक्टर्स में बेस्ट फ्लो होता है करंट का। सेमीकंडक्टर में हल्का फुल्का मतलब ठीक ठाक conductivities are not in that good, ठीक है। conductivity of semiconductor is not that good, but in case of insulator current flow नहीं करता ये insulator से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मेटल में आपको पता होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि मेटल हमारा पीरियडिक टेबल पे कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अल्काली मेटल एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। आपने पीरियडिक प्रॉपर्टीज हमारे चैनल पे कवर अगर कर लिए हैं तो आपको ये पता होगा। अगर आप नहीं पढ़े तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा हमारे अगर आप चैनल विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको हमारा जो जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, क्योंकि जैसे कि आपको सबको पता होगा कि हमने जुलाई मंथ से शुरू कर लिया है। तो जुलाई मंथ से जो जो हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, उन सब का प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। तो हमारा जो बेस्ट मेटल्स होते हैं, मेटल्स एक्चुअली में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में प्रेजेंट होते हैं, एंड कुछ कुछ डी ब्लॉक्स मेटल भी होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 में जो मेटल्स होते हैं, मान लीजिए कि लिथियम, ये है ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। ये है ग्रुप 1 का मेटल। तो ग्रुप 1 का मेटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में उनका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसका हुआ 1:2:1। सोडियम का 1:2:2p6 तो ऐसे ऐसे करके चलते रहता है। मतलब आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में हाफ फिल ऑर्बिटल जो एस ऑर्बिटल है वो हाफ
फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड आपको पता होगा कि जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है एंड जो पी ऑर्बिटल होता है उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है कंपैरेटिवली विद द डी ऑर्बिटल। एस एंड पी में हमारे एनर्जी गैप कम होता है, ठीक है। तो अगर एस ऑर्बिटल हैव फील्ड है, एस ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो अगर चाहे वो पी इलेक्ट्रॉन में भी जा सकता है। मतलब ऐसे तो नहीं होगा, वन सेकेंड। ये होगा मान लीजिए कि एस ऑर्बिटल है एंड पी ऑर्बिटल, एस एंड पी ऑर्बिटल में गैप, आपका एनर्जी गैप कम होता है, तो ठीक है। अगर एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो ये ऑर्बिटल्स में भी जा सकता है, आइदर यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। अच्छे से अपना स्क्रीन पे देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्रीली मूव कर सकता है एस एंड पी ऑर्बिटल के बीच में, तो इसीलिए वो अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है। तो एक कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट ऑफ द आयंस। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है, जब हमारा वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, ठीक है। तो एक कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही होता है। तो मेटालिक कंडक्टर्स बीइंग टू फॉर्मर कैटेगरी मतलब वो कंडक्टर से, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मर कैटेगरी का मतलब वो इम्प्लाई कर रहे हैं कंडक्टर को। एंड इलेक्ट्रोलाइट टू द लेटर, इलेक्ट्रोलाइट मतलब मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आयंस के थ्रू कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट। मेटल जब मोल्टेन स्टेट मतलब जब एक सॉलिड को हम बहुत ज़्यादा हीट कर लेते हैं तो वो अपना लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे मोल्टेन स्टेट। पूरा लिक्विड की स्टेट में नहीं आता, 100% लिक्विड का स्टेट में नहीं होता, 50% सॉलिड स्टेट में होता है, 50% लिक्विड स्टेट में होता है। वो जो बीच का जो स्टेट होगा उसी को हम बोलेंगे मोल्टेन स्टेट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपको पता होगा कि मर्क्यूरी हमारा लिक्विड मेटल है, ठीक है। तो वो जितना लिक्विड होता उतना वो ये लिक्विड स्टेट में नहीं आते। मोल्टेन स्टेट मतलब द स्टेट बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तो जब इन एज वेल एज मोल्टेन स्टेट द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम, ठीक है। तो देखिए एक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो पर एटम अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो होल ऑफ द सॉलिड में कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एटॉल हमें किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, हर हर प्रॉपर्टीज के लिए हमें एटम्स के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए भी हमने वैलेंस से इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट एटम जो हुए सॉलिड के बीच में वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है उसका प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। अगर एक एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कंडक्टिविटी शो करेगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, वो कलर दिखाएगा, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। मेटल के जो जो जैसे जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर एक एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है, तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेगा, उसका कंडक्टिविटी नहीं रहेगा, उसका कॉलर नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं एक सॉलिड का प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल which are so close in energy to each other to form a band। बैंड में कैसे होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए। इफ दिस बैंड इज पार्शियली filled or it overlap with a higher energy occupied conduction band, then electron can flow easily under the applied electron field and metal shows conductivity। इफ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर जब एस ऑर्बिटल जैसे कि हमारा पार्शियली फिल्ड है या फिर पी ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन है तो वो पार्शियली फिल्ड होगा। पी ऑर्बिटल में जैसे कि आपको पता होगा कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। इफ वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा पी ऑर्बिटल में तो दैट इज पार्शियली फिल्ड, ठीक है।
तो if this band is partially filled or it overlap with a higher energy unoccupied conduction band, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सॉरी एक्सक्यूज मी। सो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि जैसे कि फॉस्फोरस, मान लीजिए फॉस्फोरस में होता है क्या, 3p3। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3। इसके पीछे जो कन्फ्यूजन होगा मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको 3s2 3p3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है, एक फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, जैसे कि हो सकता है क्या 1s2 2s2 p6 3s2 3p3। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फिल्ड है, पी ऑर्बिटल है जो वो हाफ फिल्ड है, उसके आगे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा जो कि वैकेंट होगा, डी ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होगा वो वैकेंट होगा। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल को। तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें, 1 सेकेंड, अगर हम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट की बात करें, पी एक्साइटेड स्टेट, फॉस्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो अनपेयर्ड हो जाएगा, डी ऑर्बिटल में 5 सब्सटेंस होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए एक्साइटेड स्टेट में जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल था वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाके हायर ऑर्बिटल में लाया किया। तो वैसे ही अगर क्या होता है, if this band is partially filled or it overlaps with a higher energy occupied conduction band, then the electron can flow easily under the applied electric field, ठीक है। तो if the gap between field valency band को थोड़ा स्किप करें, सिर्फ सुने मेरे बात को, आगे जाकर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊंगी कि बैंड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर बैंड मतलब अभी सिर्फ समझ लीजिए कि एक प्लेन है, जो प्लेन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे प्रेजेंट है, ठीक है। बैंड मतलब अभी के लिए मान लीजिए कि एक प्लेन है एंड वो प्लेन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ठीक है। तो field valency band, okay, so so if the gap between field valency band and the next higher unoccupied band is large, electron can jump to it। अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा वैलेंसी सेल के बीच में, एस एंड पी के बीच में अगर एनर्जी गैप कम होगा तो जा सकता है नेक्स्ट ऑर्बिटल को। अगर वो एस एंड पी में गैप बहुत ज़्यादा है तो वो जंप नहीं कर सकता। अगर वो पास पास होंगे या फिर उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो ही जाकर वो एक्साइट हो सकता है। अगर गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए इजीली जंप नहीं कर सकता। तो and such a substance have very small conductivity and it behave as a insulator। तो आपको रफ आइडिया आ गया होगा कि एक कंडक्टर में क्या होता है, कि कंडक्टर में जो वैलेंसी सेल जो होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है एंड वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप स्ट्रक्चर में रहते हैं, ओवरलैप करके रहते हैं। सेमीकंडक्टर में वैलेंसी सेल के बीच में एस ऑर्बिटल, जैसे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर एटम में, बैंड को अभी स्किप कर लिए, एक पर्टिकुलर एटम में एस पी डी, इंसुलेटर में उनके बीच में एस एंड पी डी ऑर्बिटल में एनर्जी गैप कम होता है थोड़ा, लेकिन कंडक्टर में वो ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जाता है एंड इंसुलेटर में उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। देखिए मैं समझाने के लिए आपको ये बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में एस पी डी के बीच में एनर्जी जो होता है वो तो मतलब फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, मेटल में क्या होता है कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो इजीली मूव करता है, ठीक है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स
द गैप बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। इसको याद रखिएगा। इन द सेमीकंडक्टर गैप बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, therefore some electrons may jump to the conduction band and show some conductivity। अगर मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को ग्रैब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर देखिए इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर सिंस मोर इलेक्ट्रॉन कैन जम्प टू द कंडक्शन बैंड। तो substances like silicon, germanium, so this type of behavior and are called intrinsic semiconductor। ठीक है, okay, the conductivity of this intrinsic semiconductor is too low to be practical use। Their conductivity is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे कि सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, कार्बन फैमिली, सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब कार्बन फैमिली है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वैलेंसी बैंड एंड द कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर सकते। तो अगर हम थोड़ा इम्प्योरिटीज ऐड कर लें, इम्प्योरिटीज कैसे कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी आगे जाकर, लेकिन अगर हम थोड़ा इम्प्योरिटीज ऐड करें, थोड़ा उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ कर लें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है। आइदर हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है सेमीकंडक्टर के बीच में। अगर हम सुइटेबल इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि बैंड थ्योरी क्या होता है इन केस ऑफ मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। ये वाला पार्ट को अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं खुद से, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड थ्योरी इज कंसिडर द एनर्जीज ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल इन एन असेंबली ऑफ मेटल एटम। बहुत सारे मेटल एटम के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, बहुत सारे, जैसे कि मोलिकुलर ऑर्बिटल मतलब एक मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। अपने बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे हमारे चैनल पे, तो बॉन्डिंग में आपको सर बताएंगे, फिजिक्स सर बताएंगे कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंड जो एटम में ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, सो जैसे जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास अभी थोड़ा देखिए, मान लीजिए कि लिथियम एक मेटल है। तो लिथियम मेटल में क्या होता है कि 1:2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर मैं लिथियम एटम का बॉन्ड बनाना चाहूँगी तो लिथियम एटम में क्या होगा, अगर ये है एटॉमिक ऑर्बिटल में ऐसे प्रेजेंट होता है, तो अगर मैं मॉलिकुलर बॉन्डिंग करूँगी एमओटी के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, लिथियम, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ आपके लिए, तो यहाँ पे लिथियम का एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल सेम होगा, सेम मेटल में ऑर्बिटल का एनर्जी सेम ही होगा। तो एक ऑर्बिटल में चाहिए थोड़ा अच्छे से बना लेती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि लिथियम एटम का हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिथियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे 2s1 है एंड 2s1 है। ठीक है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तब जब एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा दो एटम्स के बीच में, वो स्टेबल स्टेट में आएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा स्टेबल ऑक्टेट रूल जब सेटिस्फाई होता है तब हमारा एटम्स स्टेबल होते हैं। तो सारे एटम्स क्या करते हैं कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं ताकि उनका एनर्जी गैप कम हो। देखिए कोई भी नेचुरल सिस्टम में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कि हायर एनर्जी स्टेट में रहना चाहेगा। ठीक है, तो हमेशा हर एक मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन हम ह्यूमंस आल्सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन ए लो एनर्जी।
सिस्टम में कोई एक्साइटेड स्टेट में रहना नहीं चाहता। जैसे कि आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रहता। विदिन ए ब्लिंक ऑफ आई, विदिन माइक्रो सेकेंड वो फिर से अपना लोअर ग्राउंड स्टेट को चला जाता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है लेकिन विद इन माइक्रो सेकेंड वो अपना प्रीवियस ऑर्बिटल को भी अपना ग्राउंड स्टेट को भी रिटर्न कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब मेटल मेटल या फिर कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं ताकि वो उनका एक लो एनर्जी मेंटेन हो सके। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, ठीक है। ये आपको एमओटी में पढ़ाया जाएगा। अगर आप बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो शायद आप आगे जाकर पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो एमओटी में क्या होता है कि ये होगा आपका एनर्जी डायग्राम, जहाँ पे एक दो ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वो सेम ही लेवल का रहेगा। आपको ये तो पता होगा कि मान लीजिए, देखिए, एक ऑर्बिटल में अगर दो सेम ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो सेम ऑर्बिटल का एनर्जी ही सेम होगा। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है, हमारा एनर्जी लेवल भी होता है। तो हर एक सब्सटेंस का एनर्जी लेवल होता है, तो वैसे ही ऑर्बिटल का एनर्जी, अगर दो ऑर्बिटल सेम होंगे तो उनका एनर्जी भी सेम होगा। तो इसीलिए मैंने एनर्जी को सेम लेवल पे रखा, ठीक है। वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो अगर बॉन्ड बनाएगा लिथियम तो क्या होगा, एक सिग्मा, एक ये है सिग्मा, एक सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा एंड एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल बनेगा। वैसे ही पाई पाई स्टार, ठीक है। ये है आपका जैसे कि 1s 2s 2p, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी कितना डिक्रीज कर रहा है। एंड तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए आगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो द वैलेंसी ऑर्बिटल ऑफ एन लिथियम एटम इज अ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने आपको दिखाया कैसे बनता है लिथियम का, एक दो मेटल ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे, इफ टू लिथियम एटम कंबाइन, तो ओवरलैप ऑफ टू एस एटॉमिक ऑर्बिटल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू एमओज सिग्मा सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, दो लिथियम एटम कंबाइन करके दो फॉर्म कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन होंगे बॉन्ड बनाने के लिए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। वैसे ही अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने चाहेंगे तो थ्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। अगर पांच एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके बॉन्ड बनाना चाहेगा तो वो फाइव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अराइज करेगा। तो इसीलिए अगर टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें तो वो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करें। तो वैसे ही अगर थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो थ्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो वैसे ही अगर एन लिथियम एटम, एन मीन्स हियर 1 2 3 4 10 11 100 जितना भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर एन लिथियम एटम कंबाइन करेंगे तो वहां पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। But because the 2s atomic orbital possess the same energy, 2s atomic orbital तो सेम एनर्जी का होता है ना, 2s atomic orbital सेम है तो उसका सेम ही एनर्जी होगा। मैंने आपको समझाया अभी। तो उनका जो आज दे possess same energy, the energies of the resultant molecular orbital are very close together। यहाँ पे बैंड आपको समझा रही हूँ तो अच्छे से समझे। मैंने आपको लिथियम का मॉलिक्यूलर डायग्राम भी बताया, एक सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। तो लेकिन जो टू एस एटम जब कंबाइन होता है तो उनका ऑर्बिटल एनर्जी सेम होता है। तो इसीलिए जब वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अराइज करेंगे उनका भी एनर्जी जो होगा, रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो भी क्लोज टुगेदर होगा, ठीक है। तो वो क्या फॉर्म करेंगे, बैंड फॉर्म करेंगे। बहुत सारे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ही सेम एनर्जी में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में सेम एनर्जी में लाई करेगा अगर,
तो वो जो कंबाइनली जो प्लेन देगा उसको हम बोलेंगे बैंड, ठीक है। तो अ, उसी को हम बोलेंगे ए बैंड ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर देखिए तो अगर मैं बात ये देखिए यहाँ पे लिथियम 2 मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, सिग्मा सिग्मा स्टार, लिथियम 3 मतलब ऐसे 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 4 अगर तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो ऐसे ऐसे करके जब एक ही सॉलिड में तो 4 लिथियम एटम या फिर 2 लिथियम एटम तो नहीं होते। एक मोल लिथियम एटम मतलब 6.023 इंटू 10 to the power 23 लिथियम एटम्स होते 1 मोल। अगर मैं बात करूँ तो एक सॉलिड में अगर 1 मोल भी लिथियम एटम प्रेजेंट होगा तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23। इतना सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे एक ही सॉलिड में, मतलब वन सिर्फ 1 मोल सॉलिड में इतने एटम प्रेजेंट होंगे। तो मान लीजिए कि एक 2 मोल 5 मोल 10 मोल में कितने सारे एटम्स प्रेजेंट होते होंगे। तो इतने सारे लिथियम एटम में जो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा तो वो क्या करेंगे, क्लोज टुगेदर हो जाएंगे। तो क्लोज टुगेदर जब वो हो जाएंगे तो वो इस तरह एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बैंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। ऐसे 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 करके जब बहुत सारे लिथियम एटम कंबाइन होंगे तो वो एक प्लेन में क्या करेंगे, एक बैंड को फॉर्म करेंगे, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉपुलेटेड इन द ग्राउंड स्टेट एंड द इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू द वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऐसे बैंड फॉर्म हो गया। जब बैंड फॉर्म हुआ, मैंने आपको बताया एक सिग्मा स्टार होता है, एक सिग्मा होता है। सिग्मा जो होता है वो लोअर ऑर्बिटल होता है, सिग्मा स्टार जो होता है वो हायर ऑर्बिटल होता है। सिग्मा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड होके एटम्स रहते हैं, ठीक है। तो जब 3 कंबाइंस होंगे या फिर जब 4 कंबाइन होंगे तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसे फॉर्म होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये धीरे धीरे अनपेयर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मेटल के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कंपैरेटिवली लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कुछ कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर्ड होके रहेंगे एंड कुछ कुछ अनपेयर्ड हो जाएंगे एंड कुछ कुछ ऊपर से वैकेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये जो बैंड आपको फॉर्म होता दिख रहा है वही सेम बैंड में लोअर ग्राउंड स्टेट में आपके पास इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा होंगे एंड मिडिल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एंड ऊपर ऊपर जितना हमें एनर्जी ऊपर जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का उतना हमें वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई देगा। तो अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या फिर एक जब सॉलिड के ऊपर सनलाइट आके गिरेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा। जो वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वहाँ पे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉपुलेटेड इन द ग्राउंड स्टेट। पॉपुलेटेड मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द ग्राउंड स्टेट ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन कैन मूव इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल। नीचे जो है उसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, ऊपर जो है उसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। सिग्मा स्टार है आपका एक्साइट एंड सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट in case of molecular orbital. The electron can move to the vacant molecular orbital within the band order uh, under the influence of the electric field. Because of the delocalization, we can readily rationalize the movement of electrons from one lithium atom to another and understand why electrical conductivity results. क्योंकि इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव कर पा रहा है बैंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो ये आपका मॉडल था। अगर आप चाहें तो आगे भी पढ़ सकते हैं। हम अगर मैं सारे यहाँ पे एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ाता रहूँगा तो आपका वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया है, आपको सिर्फ रीड करना है अच्छे से, ओके। तो बैंड्स कैसे कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया। तो अब हम बात करते हैं, चलिए सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, मेटल में कैसे कंडक्शन होता है मैंने आपको बताई अभी।
तो अब हम बात करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो an atom और an atom of each element provide 4 valency orbital, ठीक है। तो मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर लाइक डायमंड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, ये सब जो टेट्राहेड्रल सीटेड मॉलिक्यूल्स है, मतलब जिसके वैलेंसी ऑर्बिटल में, जिसके पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है। कार्बन फैमिली बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एक बल्क में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फुली ऑक्यूपाइड बैंड एंड एन अनऑक्यूपाइड बैंड लाइंग एट हायर एनर्जी। अगर हम कार्बन के भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वैसे ही फॉर्म करेंगे, कार्बन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जब फॉर्म होगा तो क्या होगा कि मेटल में क्या होता था, द एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट में इतनी ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं था। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कार्बन फैमिली, वहाँ पे हाई एनर्जी में एक्साइटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाई करता है, ठीक है। ग्राउंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एक्साइटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसीलिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पाता, इसीलिए सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लेस है, ठीक है। तो तो each of silicon, germanium and tin is classified as intrinsic semiconductor, and the extent of occupation of upper band increase with increase in temperature। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होगा, तो वो इजीली जाके हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मूव कर पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द अपर कंडक्शन बैंड एक्ट अ चार्ज कैरियर and result in the semiconductor being able to conduct electricity. Additionally, removal of electron from lower valence band create a positive pole. तो electron can move. ओके, सो यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब वहाँ पे कोई इम्प्योरिटीज नहीं होता। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब आइदर हम उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, मान लीजिए कि कोई वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर देंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, ताकि हमारे पास आइदर वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो या फिर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो कंडक्शन भी इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो इम्प्योरिटीज को सेमीकंडक्टर के साथ मिलाना या फिर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज को ऐड करने को हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। तो डोपिंग इन्वॉल्व्स द सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम कैन बी एनहांस्ड बाय डोपिंग। डोपिंग मतलब या सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज हम ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि अलॉयज में होता है। अलॉय मतलब आपको पता होगा, अगर अलॉय, बहुत अच्छी बात है। अलॉय में क्या होता है कि मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है अलॉय, ठीक है। तो वैसे ही अगर सेमीकंडक्टर में हम एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट का इम्प्योरिटीज ऐड करें, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ एग्जांपल में, तो मान लीजिए कि सिलिकॉन का एक सॉलिड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे उसको हम मेल्ट करके वहाँ पे हमने फॉस्फोरस ऐड करें, या फिर जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो फॉस्फोरस या फिर नाइट्रोजन या फिर मतलब कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे डोपिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल के बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज मतलब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू द ग्रुप 4 periodic table and have 4 valence electron in each atomic orbital. In their crystals, each atom form 4 valence bond with its neighbor. अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिखाऊं, देखिए सिलिकॉन है। सिलिकॉन का वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं आराम से। कार्बन का वैलेंसी 4 है, हाँ, सिलिकॉन का वैलेंसी 4 ही होगा, तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड बनाकर रह सकते हैं। दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा होगा कि चार चार हर एक सिलिकॉन एटम
फोर फोर एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप किए हैं, ठीक है। तो when doped with a group 15 element like phosphorus or arsenic which contain 5 valence electron, they occupy some of the lattice site in silicon or germanium crystal. 4 out of 5 electron are used in the formation of 4 valence bond with the 4 neighboring silicon atom. डोपिंग मतलब सिलिकॉन एटम का एक क्रिस्टल में अगर हम ले सिलिकॉन मेटल का, तो वहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे इम्प्योरिटी फास्फोरस का, तो परसेंटेज अगर वो क्रिस्टल में फॉर्म वो डोपिंग करने के बाद अगर मैं परसेंटेज बात करूँ सिलिकॉन वर्सेस फास्फोरस का, तो सिलिकॉन का 80% होगा या फिर 70% होगा परसेंटेज इन दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल, एंड फॉस्फोरस का रेशियो होगा 30% या फिर 20%, ठीक है। तो नंबर ऑफ atoms of silicon atom in that particular crystal after doping is greater than number of atoms of phosphorus, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है आपको, तो सिलिकॉन क्या करेगा, 4 ऑर्बिटल वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन, उसका वैलेंसी 4 है तो वो 4 ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो हर लेकिन अगर मैं फास्फोरस का बात करूँ, फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो फास्फोरस का जो 5 है, फास्फोरस जो होगा उसके चारों तरफ सिलिकॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सिलिकॉन क्या करेगा, अपना 4 वैलेंस सेल को फुल्ली ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, लेकिन फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से 4 क्या करेंगे, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे एंड एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन सिलिकॉन में तो 4 ही है। एंड जैसे कि आपको पता चल रहा है कि सिलिकॉन का परसेंटेज इन दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल इज ग्रेटर, तो हर चारों तरफ सिलिकॉन प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर फास्फोरस एटम के अराउंड, तो सिलिकॉन एक दूसरे के साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन फास्फोरस की अगर मैं बात करूँ, फास्फोरस में तो 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ आज रिक्वायर्ड वो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेफ्ट ओवर हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, उसी को हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करना। तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा एंड बिकम डीलोकलाइज, वो अपने हिसाब से मूव करने लगेगा पूरा होल ऑफ द क्रिस्टल, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया ना बॉन्ड बनाने से, तो उसका एनर्जी हाई होगा, तो वो अपने मन के हिसाब से पूरा क्रिस्टल के अराउंड मूव करने लगेगा, ठीक है। So here is the increase in the conductivity is due to the negatively charged electron. Hence, silicon doped with the electron-rich impurity called N-type of semiconductor. Similarly, electron deficient मतलब अगर मैं सिलिकॉन को बोरन एल्यूमिनियम के साथ डोपिंग करूँ, तो क्या होगा, बोरन का एलिमेंट वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिलिकॉन में 4 होते हैं, तो सिलिकॉन चाहेगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन बोरन में तो नहीं है, बोरन में तो डेफिशिएंट है, बोरन तो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे तो सिर्फ 3 प्रेजेंट है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑफ द बोरन इलेक्ट्रॉन एंड 3 ऑफ द सिलिकॉन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे एंड सिलिकॉन का एक एक्स्ट्रा एटम बच जाएगा, वहां पे एक होल क्रिएट होगा। देखिए कैसे होता है होल, ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर कंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी नहीं होगा, इसको अच्छे से याद रखना। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहते थे, लेकिन क्या हो गया कि फास्फोरस एक आके हमने इम्प्योरिटीज ऐड कर लिया, तो क्रिस्टल में क्या हो गया, एक लैटिस पॉइंट में फास्फोरस आकर बैठ गया। तो फास्फोरस के पास क्या होता है कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से 4 क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे एंड एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बच जाएगा एंड वो अपने हिसाब से मूव करने लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे इन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे कि जर्मानियम भी मान लीजिए, सिलिकॉन जर्मानियम कार्बन फैमिली का है, जर्मानियम में हमने आर्सेनिक आटम को डोपिंग कर लिया, जो कि आर्सेनिक है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आटम, वहाँ पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अगर मैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूँ, तो सिलिकॉन है, वहाँ पे हमने बोरन को ऐड किया, तो बोरन का क्या होगा, बोरन का एटमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे,
यहाँ पे प्लस चार्ज क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे सिलिकॉन के साथ। तो सिलिकॉन एक एक्स्ट्रा अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बोरॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, उनके बीच में बॉन्ड बना। तो वैसे 3 इलेक्ट्रॉन वो अपना दे के बॉन्ड बनाएगा, लेकिन उसका एक होल क्रिएट हो जाएगा जब सिलिकॉन और एक एटम सिलिकॉन का ये तो सेटिस्फाई हो गया। ये दो, ये पर्टिकुलर, 1 सेकेंड, ये जो पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम एंड ये जो पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम, ये तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएशन क्रिएट होगा। तो वहां पे हम जो बोलेंगे पॉजिटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब यहाँ पे होल मूव करेगा। होल के मतलब कुछ भी नहीं होता वहां पे, खाली है ये जगह। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस तरफ मूव कर सकता है। होल मतलब कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। आपके पास अगर खाली जगह होगा, मान लीजिए कि आप बस स्टैंड में प्रेजेंट है, ठीक है, बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन में है, एंड आप एक भीड़ में खड़े हैं। आपको अगर दिखा कहीं पे खाली जगह, तो आप जाकर तुरंत वो सीट रिजर्व करना चाहेंगे। या फिर बस में आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं पे आप सफोकेटेड होके ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको पास में कहीं पे एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप तुरंत ही मूव करना चाहेंगे वहाँ पे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा होता है, अगर वो उसके पास एक खाली स्पेस प्रेजेंट है, तो वो क्यों जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ रहने के लिए, वो भी मूव करना चाहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा, तो होल इस साइड मूव करेगा। अच्छे से समझिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास एक एम्प्टी स्पेस है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एम्प्टी स्पेस में जाकर रह सकता है। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, तो क्लाउड तो अपने मन मर्जी कहीं पे भी मूव कर सकता है। आसमान में क्लाउड्स अपनी तरफ से अपने हिसाब से मूव करते रहते हैं ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो कहीं पे भी जा सकता है, तो होल्स में भी वो जाकर प्रेजेंट हो जाएगा। अगर ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ये होल में आ गया, तो होल इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे पॉजिटिव होल का मूव करना। मतलब इलेक्ट्रॉन जब इस साइड मूव करेगा, होल इस साइड मूव करेगा, तो उसी को हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ द होल। तो इसीलिए उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो तो इसको मैंने आपको समझाया। तो देखिए, एक पर्टिकुलर लैटिस साइट में ये एक पर्टिकुलर लैटिस ऐसे प्रेजेंट है, सिर्फ इतना ही। लैटिस में तो बहुत सारे एटम प्रेजेंट होते हैं एक प्लेन में। लैटिस सिर्फ एक प्लेन है, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में बहुत सारे लैटिस प्रेजेंट होते हैं, एंड एक पर्टिकुलर लैटिस में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, ये पर्टिकुलर लैटिस, एंड ये एक पर्टिकुलर प्लेन। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे ना लैटिस में। लैटिस तो ऐसे एक प्लेन में चलता रहेगा, यहाँ पे एंड तो नहीं हुआ ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लैटिस होंगे। ये एक पर्टिकुलर लैटिस है, एक प्लेन, जहाँ पे एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये है एक पर्टिकुलर लैटिस, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अगर मैं मान लो ये एक पर्टिकुलर पेज एक लैटिस है, तो ऐसे ऐसे करके एटम्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो ये अगर एक पर्टिकुलर लैटिस होगा, उसके आगे, उसके पीछे, उसके अराउंड बहुत सारे ऐसे लैटिस होंगे। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे होल क्रिएट होंगे। वैसे ही इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन तो अच्छे से मूव करने लगेगा, कहीं पे भी मूव कर सकता है। एंड हम अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कनेक्ट कर लें, तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव साइड मूव करने लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे होल मूव, आपने अगर पढ़ा होगा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है कि मूवमेंट ऑफ द होल। मूवमेंट ऑफ होल मतलब होल मूव नहीं करता। होल फ्री फ्री स्पेस से, एम्प्टी स्पेस से, स्पेस कहाँ पे मूव करेगा, खाली है वो जगह, इलेक्ट्रॉन उसके पास जो होगा वो मूव करता है एम्प्टी स्पेस पे। तो इसीलिए एम्प्टी स्पेस, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह आ जाएगा, तो ये एक खाली स्पेस हो जाएगा ना।
तो इसी को हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ द होल। तो ऐसे पर्टिकुलर लैटिस में बहुत सारे होल का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसी को इसीलिए हम बोलेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए हम भी इजी होगा, क्योंकि एक में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो गया एंड एक में इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज हो गया। तो एक में जब इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज कर लिया उसको हम बोलेंगे नेगेटिव टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड जब तो जब दूसरे में इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज किया, वहाँ पे पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया, तो वहाँ पे हमने हमारे रेफरेंस के लिए हम कह लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव पोल मूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो बाकी पेज में ये यहाँ पे जो दिया है मैं आपको जब नोट प्रोवाइड करूँगी आप यहाँ पे अपने खुद से पढ़ लीजिएगा। एंड आपको मैंने होमवर्क दिया था, याद है क्लास जब मैंने शुरू किया था, आपको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स का जो वो किसका यूनिट है उसको आपको कैलकुलेट करके आना है। कैलकुलेट तो क्या करना है, मतलब फाइंड करना है कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स का क्या होता है। जो लोगों को नहीं पता प्लीज़ जाके अपना नोट्स चेक कीजिए या फिर गूगल कीजिए, कहीं पे भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका कंडक्टिविटी खत्म हुआ। ओके, सो चलिए आज हम इतना ही पढ़ते क्लास हमारा मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आप अच्छे से इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मैंने भी बहुत एंजॉय किया आपके साथ साथ। होप कि आपको कुछ नया चीज़ें भी सीखने की मिल रहा होगा। तो हैप्पी लर्निंग गाइस। होप कि आप सब सीरियसली पढ़ रहे होंगे आपका आईटी एग्जाम के लिए। तो डेली डेली हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए। अपना कॉलेज भी आप तो जा रहे होंगे, तो अपना कॉलेज स्टडी को मेंटेन कीजिए एंड अपना नोट्स को हर बार रिवाइज करते रहेगा। टाइम निकालिए अपना, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, टाइम निकालिए थोड़ा अपना जो ड्यूटी है, स्टूडेंट लोगों का ड्यूटी यही होता है कि पढ़ना है, तो हमेशा पढ़ते रहिए, अपना ड्यूटी को निभाते रहिए अपने लाइफ में, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड होप कि यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।